गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन का जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, पहले जैसे कि हम इस वर्ड को या इस पर्टिकुलरली इस टॉपिक को अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, तो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन का मतलब टू इंटरवीन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिजीज। ठीक है, कि अगर कोई भी चीज या कोई भी डिजीज जो हो रही है अपने एक नेचुरल वे के अंदर, उसको किस तरीके से इंटरप्ट किया जाए या इंटरवीन किया जाए ताकि वो आगे ना बढ़े, उसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। तो जैसा हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर पढ़ रहे हैं कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, कम्युनिटी के अंदर डिजीज स्प्रेडिंग को रोकना, जो भी डिजीज जो पैथोलॉजीज जो हैं वो लोगों के अंदर कम से कम हो, इस ऑब्जेक्ट से काम करना। तो इसी के अंदर ही हम लोग प्रिवेंशन के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि किस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो या डिजीजेज ना हो, उनसे कैसे बचाया जाए, तो उसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन के साथ ही हम लोग इंटरवेंशन जो है वो एक तरीका है जो किसी भी डिजीज के अंदर अगर होने का हमें लगे कि हाँ कम्युनिटी के अंदर वो डिजीज होनी स्टार्ट हो गई है या हो रही है, तब उसे आगे बढ़ने से किस तरीके से रोका जा सकता है उसे, तो उसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। अब मोड्स ऑफ इंटरवेंशन जो है ये ब्रॉडली जो है 5 तरीके के हैं। ठीक है ना, इसके अंदर 5 इस तरीके के मेथड्स हैं या इस तरीके के जो वेज हैं जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिटी के अंदर डिजीज इंटरवेंशन पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहला है हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन का मतलब क्या है कि कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी रिजाइडिंग पीपल हैं कम्युनिटी के अंदर, उनकी हेल्थ का प्रमोशन होना। तो हेल्थ का प्रमोशन यानी उन लोगों का जो हेल्थ का एक लेवल है कम्युनिटी के अंदर वो एक पॉजिटिव ट्रैक पर बना रहे, उसके लिए काम करना, उसे हम कहते हैं हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन किस तरीके से हो सकता है? हेल्थ प्रमोशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ वेज होते हैं जिनके थ्रू हम लोग हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है हेल्थ एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है वो लोगों को एक बहुत बड़ा इस तरीके का एक मेजर टॉपिक है इस तरीके का हमारी कम्युनिटी के अंदर, जिसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जब तक डिजीज़ के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर वो लोग उससे बचने के लिए एफर्ट भी नहीं कर पाएंगे या अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन जो है वो डिजीज स्प्रेडिंग का वो एक पार्ट है जिसके अंदर हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम या कम्युनिटी में कोई भी डिजीज स्प्रेडिंग जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, तो उसको हम लोग किस तरीके से उससे बच सकते हैं। जैसे रीसेंट एग्जांपल की हम बात करें कि जैसे इस समय कोविड-19 का जो एक हम लोगों की स्प्रेडिंग चल रहा है कम्युनिटी के अंदर, तो कोविड-19 जो वायरल इन्फेक्शन है उसके अंदर हम लोग हेल्थ एजुकेशन क्या दे रहे हैं लोगों को कि आपको जो हैंड का सैनिटाइजेशन करना चाहिए, आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए, और ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोगों को मीडिया या जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो हम लोगों को अवेयर कर रहा है, बता रहा है। तो इस तरीके से लोगों को जब इसके बारे में पता चलता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है वो किस तरीके से फैलती है, तो फिर हम उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए एफर्ट करते हैं। तो वो जो एक नॉलेज पार्ट है वो कहलाता है हेल्थ एजुकेशन। इसके बाद दूसरा आता है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। तो अगर एजुकेशन के साथ साथ में अगर कुछ इस तरीके की कहानियाँ या पॉसिबिलिटी हमारे सामने अगर इस तरीके की लग रही है कि एनवायरनमेंट में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज जहाँ पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर सपोज वाटर सप्लाई का इशू है, या वहाँ पर हो सकता है कि क्लाइमेट के अंदर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, या सपोज वहाँ पर हो सकता है कि आसपास जो है सैनिटाइजेशन का इशू वहाँ पर किस तरीके का रहता है। तो ये जो इशू हैं वहाँ पर वो अगर सही तरीके से या एनवायरनमेंट के अंदर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो अगर वहाँ पर कहीं भी हैं अगर, तो उन्हें किस तरीके से दूर किया जाए या किस तरीके से ठीक किया जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। तो कम्युनिटी के अंदर लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे करके, फिर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन से कि एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करके भी हेल्थ का जो है प्रमोशन है वो कम्युनिटी के अंदर किया जा सकता है। इसी के अंदर ही जो हेल्थ प्रमोशन है इसी के अंदर ही फिर एक और पॉइंट हमारे सामने आता है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। ठीक है, तो बहुत सारी डिजीज या कंडीशंस ऐसी हमारे सामने होती हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत सारे हम लोगों को प्रॉब्लम्स कम्युनिटी में देखने को मिलती है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हम बात करें कि बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं जब वो अपनी
मैटरनल एज के अंदर होती हैं, या सपोज डिलीवरी का उनका एक पीरियड होता है, प्रेगनेंसी का जो उनका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर उनके अंदर हम लोग देखते हैं कि जैसे सपोज आयरन का डेफिशिएंसी हो गया, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गया, ये चीज़ें हो गई। या सपोज हम जो ग्रोइंग गर्ल्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर हम देखते हैं कि एनीमिक बहुत ज़्यादा देखने को हमें केसेस एनीमिया के मिलते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल इश्यूज हो गए। या सपोज जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनके अंदर लो बर्थ वेट का इशू हमें देखने को मिलता है, तो वो भी न्यूट्रिशनल इशू है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स या डिजीज़ होती हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से डेवलप होती हैं। तो उन चीज़ों को करेक्ट करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी हेल्थ प्रमोशन में एक और पॉइंट आता है, लाइफस्टाइल चेंजेस और मॉडिफिकेशन। तो इस पॉइंट पर हम लोग पहले प्रिवेंशन के अंदर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत मैटर करता है हमारे हेल्दी रहने के लिए या अनहेल्दी होने के लिए। तो हम लोग कम्युनिटी के अंदर जब रह रहे हैं, या हम लोग अपना जो एक बेसिक लाइफस्टाइल है उसको जब हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि उसमें होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। सपोज हमारा जो खाना पीना है वो अगर कहीं ना कहीं अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड यूज़ हो रहा है, अल्कोहल का कंजप्शन है, स्मोकिंग है, टाइम से हम लोगों का उठना नहीं हो पा रहा, एक्सरसाइज बॉडी की बिल्कुल भी नहीं हो रही, फिटनेस के लिए बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, स्ट्रेस बहुत रहता है, स्लीप डिसऑर्डर है, तो ये सब लाइफस्टाइल के जो इश्यूज हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और अगर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे तो पर्सन डेफिनेटली अनहेल्दी होगा और ओवरऑल एक अनहेल्दी कम्युनिटी का पार्ट वो बनेगा। तो इस तरीके से हेल्थ प्रमोशन जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोग इसके अंदर लेकर के कम्युनिटी के अंदर इंटरवेंशन के अंदर हम लोग लेकर के इसमें चलते हैं। तो ये तो एक जनरल बात होगी हेल्थ प्रमोशन की। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या आता है मोड्स ऑफ इंटरवेंशन के अंदर? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इन जनरल तो हमें हेल्थ के लिए अवेयर होना ही होना है, बट इसके साथ में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिनके लिए हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चों के अंदर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, जो टीके लगते हैं, ठीक है ना, तो वो जो इम्यूनाइजेशन है वो कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हो सकता है। प्लस इसके अलावा सपोज अगर किस तरीके का कोई क्लाइमेट है, कोई डस्ट एलर्जी है किसी को, किस तरीके की कोई और किस तरीके की कोई डिसेबिलिटी है, तो उस कंडीशन में उसका पर्टिकुलरली क्या हम उसको कर सकते हैं। सपोज जैसे मान लिया एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट की कॉजेज़ क्या हैं उनको डिटेक्ट करना। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं या इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर लेबर बहुत काम करती है, वहाँ पर इस तरीके के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट ये भी अपने आप में एक तरीके से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का पार्ट रहता है। तो पर्टिकुलरली किसी भी स्पेसिफाइड डिजीज से रिलेटेड अगर हम लोग कोई भी इस तरीके का स्टेप ले रहे हैं और उससे बचने की कोशिश हम उससे कर रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर थर्ड इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर हमारे मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसा एक जनरल लाइन बनी हुई है, अर्ली द डायग्नोसिस बेटर द ट्रीटमेंट, तो वही बात यहाँ पर अप्लाई होती है कि किसी भी डिजीज को अगर हम अर्ली स्टेज पर डायग्नोस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं उसका, तो डेफिनेटली उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डीप तक नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से डिजीज की जो पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की या सपोज उसकी रिकवरी की, दोनों ही फेज में अगर हम बात करें तो हमें एक पॉजिटिव वे में देखने को मिलती है। तो अर्ली द डायग्नोसिस बेटर द ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि कम्युनिटी के अंदर अगर हम लोगों को हेल्दी बनाए रखने के लिए अगर कोई एफर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सर ये चीज़ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी डिजीजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अर्ली से अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए। मतलब उनको टाइम से जितना जल्दी हम पता लगा लेंगे उतनी जल्दी हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर वही अगर हम रिसेंट एग्जांपल की बात करें कि कोविड-19 के अंदर या कोरोना इन्फेक्शन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि जितनी जल्दी किसी पर्सन का पॉजिटिव पता लग जाता है, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज के अंदर वो होता है, उतनी जल्दी हम उसे मेडिकेशन दे रहे हैं, वो ठीक हो रहा है। बट सपोज हम देखते हैं कि ऐसे केसेस जहाँ पर पैथोलॉजी जो है वर्स हो गई है, लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है, कहीं ना कहीं ब्रोंकियल डिस्फंक्शन डेवलप हो गया है, तो फिर उस कंडीशन में उसको वापस रिस्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके अंदर। तो अर्ली द डायग्नोसिस बेटर द ट्रीटमेंट, ये हर एक डिजीज के अंदर अप्लाई होता है
तो इसको भी एक बहुत ही ध्यान देने वाला पॉइंट है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी को हेल्दी बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो मोड ऑफ इंटरवेंशन के अंदर ये थर्ड पॉइंट था, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। फिर जो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आता है वो हमारा यहाँ पर नंबर 4 आता है, डिसएबिलिटी लिमिटेशन। ठीक है, डिसएबिलिटी लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं कम्युनिटी के अंदर, कोई भी डिजीज हमारे सामने आती है, तो वो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग स्टेजेस में हमारे सामने आती है। प्री पैथोजेनेसिस फेज हो गया, पैथोजेनेसिस फेज हो गया। तो अगर कोई पर्सन हमारे पास में पैथोजेनेसिस फेज के अंदर आता है, जब डिजीज हो चुकी है बॉडी के अंदर, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसकी बॉडी में स्प्रेड कर गई है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने उस कंडीशन में क्या रहता है कि उसकी उस प्रॉब्लम की और जो पैथोलॉजिकल जो वर्सनिंग है वो हम लिमिट किस तरीके से कर सकते हैं या उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में उसकी इस चीज को कम करना या बॉडी के अंदर उसकी जो एबिलिटी डिसएबिलिटी के स्टेट तक वो ना पहुंचे, इसके ऊपर जो हम वर्क करते हैं वो हमारा कहलाता है डिसएबिलिटी लिमिटेशन। ठीक है ना, तो इसके अंदर एग्जांपल जैसे हम लोग लेकर के चलते हैं कि सपोज किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में उसकी डिसेबिलिटी क्या है। हो सकता है कि उसे एक बार के लिए रेस्ट पर आना पड़े, उसे बेड पर आना पड़े, हो सकता है उसके कोई ना कोई जो पार्ट है, कोई एक्सट्रीमिटीज के अंदर, हाथ में, पैर में कहीं कोई फ्रैक्चर डेवलप हो गया। तो अब जो फ्रैक्चर डेवलप हो गया उसकी वजह से उसकी डिसेबिलिटी होगी, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, अपने रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर उस चीज़ में उसकी जो फंक्शनिंग है, रूटीन जो डेली फंक्शनिंग है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है, इसके ऊपर वर्क करना है कि अगर सपोज कोई पर्सन या कोई पेशेंट या कोई भी व्यक्ति अगर पैथोलॉजिकल स्टेज में आ गया है या पैथोजेनेटिक फेज में हमारे पास में आ रहा है, तो फिर उस कंडीशन में उसको किस तरीके से उसकी जो एबिलिटी है वो उसकी बहुत ज़्यादा डिसेबल नहीं हो या उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो अपनी रूटीन लाइफस्टाइल को लीड करने के अंदर, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना ज़रूरी है। तो ये हमारे डिसएबिलिटी लिमिटेशन यहाँ पर एक जो पार्ट है मोड्स ऑफ इंटरवेंशन के अंदर वो कहलाता है यहाँ पर। तो इसके थ्रू भी हम किसी भी पर्सन को या कम्युनिटी को और जो है अनहेल्दी होने से उसको हम लोग बचा सकते हैं, या एक ऐसी स्टेज में ही उसे हम रोक सकते हैं जहाँ पर उसकी पैथोलॉजी ज़्यादा डीप नहीं होकर के उसकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो और जल्दी से जल्दी पर्सन ठीक हो सके। देन लास्ट पॉइंट हमारे सामने क्या आता है इसके अंदर, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है। रिहेबिलिटेशन का मतलब यह है कि जो भी प्रॉब्लम्स उसे हो चुकी हैं उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो चुका है और ट्रीटमेंट होने के बाद में अब वापस उसको अपनी एक नॉर्मल लाइफ में उसको वापस आना है, तो उसके लिए जो भी एफर्ट होंगे वो कहलाएंगे रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो अब अलग अलग डिजीजेस के अकॉर्डिंग पर्सन की जो भी सफरिंग है, जो भी दिक्कत उसे हुई थी, उसके बाद में उसको अलग अलग तरीके से रिहेबिलिटेशन के अंदर हम लोग लेकर के जा सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम उसकी अगर हम कहीं बात इस तरीके की करते हैं, उसको कोई फ्रैक्चर हुआ था, कोई इस तरीके की उसको बेड पर उसको रहना पड़ा था किसी वजह से, तो फ्रैक्चर्स की कंडीशन में रिहेबिलिटेशन पार्ट क्या होता है, फिजियोथेरेपी। ठीक है ना, कि फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको जो भी बेड पर रहा वो होने के बाद उसका जो भी फ्रैक्चर जो है वो तो हील अप हो गया, बट वापस उसको अपने मूवमेंट रिस्टोर करने हैं, उसको चलना फिरना है, अपनी नॉर्मल लाइफ में आना है, तो उसके लिए क्या होगा, फिजियोथेरेपी के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू उसको वापस अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर उसको लाया जा सकेगा। इसी तरीके से सपोज कोई पर्सन है वो कोमा में चला गया, या सपोज बहुत टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहा है, हॉस्पिटलाइज होने के बाद में हो सकता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस कर चुका हो, तो फिर वापस उसको धीरे धीरे करके रिहेबिलिटेशन के अंदर कुछ थेरेपीज होती हैं, उनके थ्रू उसको वापस रिस्टोर किया जाता है, उसको वापस लाया जाता है। फिजियोथेरेपी हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, इस तरीके से, या सपोज साइकोथेरेपी हो गया, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, कंडीशंस होती हैं जहाँ पर पर्सन फिजिकली के साथ साथ में मेंटली भी अपनी एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सपोज हो सकता है कोई डिप्रेशन के अंदर आ गया हो या किस तरीके का मेंटल इलनेस के अंदर वो चला गया हो, तो फिर उसको वापस उसके रिस्टोर करने के लिए हमें फिर कई बार साइकोथेरेपी का भी हेल्प हमें लेना पड़ता है। तो रिहेबिलिटेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स उसे पर्सन को हुई हैं, वो फिजिकल इलनेसेस हैं, वो जिस भी तरीके की हैं, उसके बाद में जो भी स्टेप्स हैं उसको वापस उसकी नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए उसके अंदर जो भी एफर्ट हम लोग करते हैं
वो सारे के सारे रिहेबिलिटेशन पार्ट के अंदर आते हैं, यानी उस पर्सन को ठीक होने के बाद में अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर उसको वापस लाने के लिए जो भी हमारे एफर्ट्स होंगे, जो भी काम होंगे, उन्हें हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो ये मोड्स ऑफ इंटरवेंशन के अंदर बेसिकली ये 5 पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस किए, जिनके ऊपर हमने बात की कि किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर जो भी डिजीज होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किस तरीके से हम लोग उनको इंटरवीन कर सकते हैं या इंटरप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो या तो आगे बढ़े नहीं, डीप पैथोलॉजी में नहीं जा पाए, अगर जा चुकी हैं, कोई वर्सनिंग हो चुकी है, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, तो फिर उसके बाद में उसका बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो कम से कम हो, डिसेबिलिटी पर्सन की कम से कम हो। अगर सपोज वो भी हो चुकी है तो फिर उसके बाद में रिहेबिलिटेशन के अंदर हम उसको मैक्सिमम हमारे जो एफर्ट्स हैं वो उस लेवल पर होने चाहिए कि पर्सन रिहेबिलिटेट होकर के वापस अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में या नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सके। तो ये जो बेसिकली हम लोगों ने मोड्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में आज हम लोगों ने बात की, और इसके अंदर हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर जो भी डिजीज स्प्रेडिंग है उसको हम लोग किन किन तरीके से हम उसे इंटरप्ट करके, इंटरव्यू करके कम्युनिटी को अनहेल्दी होने से बचा सकते हैं या ज़्यादा अनहेल्दी होने से रोक सकते हैं, और कम्युनिटी के ओवरऑल हेल्थ को पॉजिटिव ट्रैक पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।